नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो का नाम है पाषाण काल। यह पाषाण काल की जो वीडियो है इतिहास के प्राचीन भारत पर आधारित है। पाषाण काल से अब तक सभी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, वे सभी प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। पाषाण काल से संबंधित यह वीडियो आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। प्रश्नों को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल। तो इन सभी कालों पर आपको प्रश्न इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। अगर आपको प्रश्नों के जवाब मालूम है तो वीडियो पुश करके कमेंट में इनके जवाब देते रहिए। पहला प्रश्न है, भारतीय प्राग ऐतिहासिक का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपीएससी और टेट व टीजीटी की परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। इनको मालूम है वे तुरंत कमेंट में जवाब दें वीडियो को पुश करके। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट को ही प्रागैतिहासिक का जनक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पुरा पाषाण युग अथवा पुरा पाषाण काल का प्रमुख औजार क्या था? चलिए जिनको पता है जल्दी से कमेंट में जवाब दें, और जिनको नहीं पता वे अपने उत्तर की प्रतीक्षा करें। ये उत्तर देने का समय समाप्त होता है और इसका आंसर है हस्त कुठार यानी हैंडेक्स, जिसे हम कुल्हाड़ी के रूप में भी जानते हैं। सर्वप्रथम जो पुरापाषाण काल के मानव हैं उनके द्वारा इस औजार का प्रमुख इस्तेमाल किया जाता था जानवरों का शिकार करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में प्रथम पुरापाषाण काल के एक उपकरण हैंडेक्स को किस स्थान से प्राप्त किया था? तो जो हैंडेक्स महत्वपूर्ण औजार था पुरापाषाण काल का, वह रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा प्राप्त किया गया था। यही प्रश्न में पूछा गया है कि किस स्थान से प्राप्त किया गया था। चलिए बताइए। अरे ज़रूरी नहीं है कि आप कमेंट में उत्तर लिखें, मन में भी याद कर सकते हैं कि हाँ इस प्रश्न का आंसर यह है। इस तरह केवल प्रश्न देने का मतलब हमारा यही है कि आप अपने उत्तर को प्रश्न के साथ मन में याद कर लें। आपको देखते ही प्रश्न पता चल जाए कि इसका उत्तर क्या है। तो चलिए समय समाप्त हुआ। इसका उत्तर है पल्लवरम से। तो 1863 में पल्लवरम से रॉबर्ट ब्रूस फुट ने हैंडेक्स प्राप्त की थी। पुरापाषाण काल से संबंधित थी। यकीन मानिए इस वीडियो के प्रश्न अगर आप देख लेते हैं, इन्हें याद कर लेते हैं, तो पुरापाषाण काल से संबंधित कोई भी प्रश्न आप परीक्षाओं में नहीं छोड़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हैंडेक्स क्लेवर का संबंध किस पाषाण कालीन परंपरा से है? तो अभी प्रश्न में देखा गया था पीछे कि हैंडेक्स जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा खोजी गई थी पल्लवरम से, जो कि पुरापाषाण काल से संबंधित है। पर पुरापाषाण काल की संस्कृति को भी कई भागों में बांटा गया है। तो प्रश्न में यही पूछा गया है कि कौन सी संस्कृति है से संबंधित है, कहाँ की परंपरा से संबंधित है। तो जल्दी से उत्तर दीजिए। चलिए समय समाप्त करते हैं और उत्तर देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है निम्न पुरापाषाण संस्कृति। आपको ऑप्शन में देखने के लिए यही मिलेगा, निम्न पुरापाषाण संस्कृति। तो याद रखिएगा इसके विषय में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनेकों बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में, और मेरे ख्याल से यह प्रश्न का उत्तर जो है सभी को मालूम भी होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट कर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए समय समाप्त करते हैं और इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है निम्न पुरापाषाण काल। तो याद रखिएगा, निम्न पुरापाषाण काल से ही मानव को आग की जानकारी हो चुकी थी, जब उस समय आपस में 2 पत्थरों को टकराकर जो मानव थे प्राचीन काल के, उनके द्वारा आग जलाई जाती थी। इस वीडियो में आपको सभी ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे कि मनुष्य को कृषि का ज्ञान कब हो चुका था, कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिले हैं, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मानव ने जानवरों को पालतू बनाना किस काल में शुरू कर दिया था।
तो इन सभी प्रश्नों के लिए वीडियो को देखते रहिए। चलिए अगला प्रश्न आ गया है, देख लेते हैं। पूर्व पाषाण काल के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? यहाँ इनका प्रमुख व्यवसाय पूछा गया है। तो पूर्ण पाषाण काल के लोगों का व्यवसाय क्या था? जल्दी से उत्तर कमेंट में दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान प्रश्न है। चलिए समय समाप्त करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर है शिकार। तो पूर्व पाषाण काल के लोगों का प्रमुख जो व्यवसाय उद्यम था वह शिकार था। ये शिकार के द्वारा ही अपना भोजन प्राप्त करते थे। अभी तक के प्रश्नों में हमने पूर्व पाषाण काल यानी पुरा पाषाण काल से संबंधित प्रश्नों को देखा। अब हम मध्य पाषाण काल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न भी आ गया है, देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? मध्य पाषाण काल की विशेषता पूछी गई है कि इस समय के जो मानव थे उनकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, और यह विशेषता आप ऑप्शन के माध्यम से ही कर सकते हैं। चलिए समय समाप्त करते हैं उत्तर देने का और उत्तर को सामने लाते हैं। तो देखिए, इनकी महत्वपूर्ण विशेषता थी माइक्रोलिथिक अर्थात सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का उपयोग या प्रयोग। इनके द्वारा सूक्ष्म रूप के उपकरण बनाए जाने लगे थे, सूक्ष्म रूप के औजार बनाए जाने लगे थे, जिनसे इनका शिकार करना आसान हो गया था। कुछ नुकीले पत्थरों एवं लकड़ियों के माध्यम से इन्होंने आपके छोटे छोटे उपकरण बनाने शुरू कर दिए थे। जैसे आज के समय में हम मानवों की टेक्नोलॉजी धीरे धीरे विकसित हो रही है, वैसे ही उस समय के काल में मानवों की जो औजार बनाने और महत्वपूर्ण उपकरण बनाने की प्रक्रिया भी विकसित हो रही थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आभूषणों से युक्त मध्य पाषाण कालीन मानव समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मध्य पाषाण काल में जो आभूषणों से युक्त समाधियाँ हैं, जिनमें मानव आभूषणों के साथ पाया गया है, समाधियाँ जिनमें मानव कंकाल पाए गए हैं, उन पर आभूषण लदे हुए हैं। यही पूछा गया है प्रश्न में कि ऐसी समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, ऐसी कब्र कहाँ से प्राप्त हुई हैं। चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए। चलिए समय समाप्त करते हैं। तो याद रखिएगा, मध्यकालीन जो है ऐसी समाधियाँ जिनसे आभूषण मिले हैं वह मैदहा से प्राप्त हुई हैं। मैदहा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। परीक्षाओं में यह प्रश्न अक्सर देखा जाता है। मैदहा से संबंधित दमदमा, सरायनार और मैदहा, इन 3 स्थानों से युग्मित समाधान प्राप्त हुए हैं। यह भी महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो जल्दी से बताइए कि शैल चित्रकला के लिए कौन सा स्थल सर्वप्रसिद्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट में दीजिए और समय समाप्त करते हैं। प्रश्न का उत्तर है भीमबेटका गुफाएं। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला स्थित भीमबेटका गुफाओं के लिए या शैल चित्रकला के लिए इन गुफाओं को जाना जाता है। ऐसे 2-3 प्रश्न देखे जाते हैं। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि शैल चित्रकला के लिए कौन सी गुफाएं प्रसिद्ध हैं, तो याद रखिएगा भीमबेटका की गुफाएं। पूछा जाता है किस ज़िले में स्थित है, रायसेन ज़िले में, और राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में यह स्थित है। अनेकों बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, देख लेते हैं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को किस पाषाण काल से संबंधित किया गया है? तो याद रखिएगा मध्य पाषाण काल के समय की बात है। यह मध्य पाषाण काल के समय में मानव इतना विकसित हो गया था कि वह गुफाओं, कंदराओं, मकान बनाकर रहने लगा था। तो ये भीमबेटका की गुफाएं इसी मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। शायद लगता है इस प्रश्न में मैं आपको उत्तर देने के लिए समय देना भूल गया। चलिए कोई बात नहीं, इस प्रकार के प्रश्न आगे वीडियो में और भी हैं। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके अलावा हमारे चैनल पर मास्टर वीडियो सीरीज भी चालू है, जिसमें हमने वैदिक साहित्य, सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध से संबंधित अभी तक की वीडियो को चैनल पर दे दिया है। इन वीडियो से आपको इन टॉपिक से संबंधित सभी जानकारियाँ वीडियो में मिल जाएंगी। 15 मिनट की वीडियो में आपके लिए काफ़ी जानकारी है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, पाए गए प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? अनेकों बार पूछा गया प्रश्न है कि पशुपालन का प्रारंभ प्राचीन काल में मानव द्वारा कब किया गया। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। चलिए समय समाप्त करते हुए उत्तर बता देते हैं। देखिए, पूर्व पाषाण काल यानी पुरापाषाण काल में तो यह संभव नहीं था। उस समय तो केवल आदि मानव या जो प्राचीन काल का मानव हुआ करता था वह केवल शिकार करना जानता था। तो पूर्व पाषाण यानी पुरापाषाण काल के बाद का जो समय है मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इस समय में मनुष्य ने पशुपालन प्रारंभ किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य पाषाण काल। यहाँ से पशुपालन का प्रारंभ हुआ था और जो पीसीएस और टीजीटी में प्रश्न पूछे गए हैं उनमें ज़्यादातर जो ऑप्शन दिए गए उनमें मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल ही उत्तर के रूप में तय किया गया है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य को कृषि का ज्ञान किस पाषाण काल में प्राप्त हुआ? अनेकों बार पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए जल्दी से आंसर बताइए इस प्रश्न का। चलिए समय समाप्त करते हुए बता देते हैं कि मनुष्य को कृषि का जो ज्ञान है वह नव पाषाण काल में हुआ था। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किस कृषि के साक्ष्य ज़्यादातर मिले हैं, यानी कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किस प्रकार की कृषि की गई। तो याद रखिएगा ज्वार वाली कृषि की गई थी, या कह सकते हैं ज्वार की कृषि सर्वप्रथम मानव के द्वारा की गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? तो प्राचीन भारत में जो कृषि के प्राचीनतम उल्लेख हैं वह मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं कि गेहूँ के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो याद रखिएगा दोनों ही प्रश्नों में आपको मेहरगढ़ टिक करना है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि प्राचीन भारत में गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो याद रखिएगा मेहरगढ़ लगाना है। और प्राचीनतम कृषि के उल्लेख के विषय में पूछा जाए तो उसमें भी आपको मेहरगढ़ ही टिक करना है, जो पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस स्थान से मिले हैं? देखिए, वह जो पिछले प्रश्न में हमने बताया था मेहरगढ़, वह तो पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप में पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है भारत के किस राज्य से मिले हैं, भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में किस स्थान से मिले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए समय समाप्त करते हुए प्रश्न का उत्तर बता देते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर ज़िले में स्थित लोहरादेव नामक स्थान से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगर डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि चावल के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिले हैं, तो याद रखिएगा संत कबीर नगर ज़िले में स्थित लोहरादेव स्थान से। ये सभी प्रश्न कहीं न कहीं किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और इनके आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए, इनके द्वारा नोट्स तैयार कर लीजिए, जिनका रिवीजन समय समय पर करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, मिट्टी के बर्तनों का बनाना किस पाषाण काल से संबंधित है? यानी कि जो मिट्टी के बर्तनों का बनाना है मानव ने किस काल से प्रारंभ किया था, किस काल से संबंधित है। तो याद रखिएगा यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और जल्दी से इसका आंसर बताइए कि मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाना किस काल में प्रारंभ कर दिया था। चलिए समय समाप्त करते हुए जल्दी से इस प्रश्न के उत्तर हम दे देते हैं। उत्तर है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ कर दिया था। पाषाण काल के चारों विभाजित कालों से ज़्यादातर प्रश्न देखे ही जाते हैं परीक्षाओं में। अगला प्रश्न, कब्र में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। सीधा सा प्रश्न पूछा गया है कि किस समय कहाँ से मानव कब्रों में पालतू पशु उनके साथ मिले हैं, पालतू पशुओं के साथ मनुष्य को दफनाया गया, इस तरह का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। जल्दी से प्रश्न का उत्तर कमेंट में दीजिए। प्रश्न का उत्तर है बुर्ज होम।
बुर्ज होम से ही ऐसी कब्रें, ऐसी समाधियाँ प्राप्त हुई हैं जिनमें मनुष्य के साथ उनके पालतू जानवरों को भी दफनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साथ किस प्राचीन सभ्यता में पाए गए हैं? प्रश्न पूछा गया है कि गड्ढे खोदने का जो साक्ष्य है यह कहाँ से मिला है। तो अभी आपको हमने बताया था पिछले प्रश्न में कि समाधियाँ जो बनाई गई थी, खोदी कब्रों को गड्ढे खोदकर उनमें रखा गया था। तो ये जो गड्ढे खोदने का कार्य है, इन गड्ढों के साक्ष्य बुर्ज होम और रंगपुर से मिलते हैं। किसी प्रश्न में हम उत्तर देने का समय देना भूल जाते हैं। प्रयास करेंगे अगले वीडियो में हम काउंटडाउन भी चालू करें, जिसमें 5 सेकंड का आपको समय दिया जाए और उत्तर में 4 ऑप्शन के रूप में रखा जाए। 4 ऑप्शन में आप एक उत्तर चुन सकें, जिसका फाइनल उत्तर हम आपको 5 सेकंड के बाद देंगे। चलिए अभी प्रश्न आ चुका है, अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। महापाषाण संस्कृति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, अनेकों और प्रश्न पूछा गया है, जल्दी से उत्तर दीजिए इसका। चलिए समय समाप्त करते हुए प्रश्न का उत्तर बता देते हैं कि लोहे से संबंध है महापाषाण संस्कृति का। आपको एक महत्वपूर्ण बात और भी बता दें कि प्राचीन काल में सर्वप्रथम मानव के द्वारा लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जबकि तांबा और पीतल इन धातुओं का सर्वप्रथम मानव ने प्रयोग किया था। लोहा आगे चलकर संस्कृति से जुड़ा, यानी महापाषाण संस्कृति जब आई उस समय लोहे का उपयोग होना शुरू हुआ। इसी वजह से महापाषाण संस्कृति का संबंध लोहे से है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति, जिसे हम ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के रूप में जानते हैं, किस से राज्य के नाम पर नामित की गई है? तो सीधा सा प्रश्न पूछा गया है कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति यानी जोरवे संस्कृति जो है किस राज्य के नाम पर नामित की गई है, या किस राज्य से इसका महत्वपूर्ण संबंध है? तो याद रखिएगा, प्रश्न का उत्तर है महाराष्ट्र राज्य। तो महाराष्ट्र राज्य से ही जोरवे संस्कृति का संबंध है। यह अंतिम ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। चलिए इस पर अगला प्रश्न भी इसी पर दिया गया है, उसे भी देख लेते हैं। जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिक घरों से युक्त किलेबंद बस्ती किस स्थल से मिली है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न ही आजकल परीक्षाओं में देखने को मिल रहे हैं। और चलिए प्रश्न का उत्तर दीजिए। समय समाप्त करते हुए प्रश्न का उत्तर बता देते हैं आपको। और इस प्रश्न का उत्तर है इनाम गांव। इनाम गांव एक ऐसी जगह है ताम्रपाषाण कालीन जहां ऐसे घर मिले हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा कमरे हैं, और इन घरों की जो बस्तियां हैं वह किलेबंद टाइप की हैं, यानी कि चारों तरफ किलेबंदी की गई हों, इस तरह से बस्तियां बनाई गई हैं। इस तरह की बस्तियां याद रखिएगा जोरवे संस्कृति यानी कि ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई है। और यह इनाम गांव ऐसा स्थल है जहां से यह बस्तियां प्राप्त हुई हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये 20 प्रश्न ही पाषाण कालीन संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ज़्यादातर प्रश्न आपको जो परीक्षा में पूछे जाएंगे इन्हीं वीडियो से आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।